नाज़रीन में ज्वाइन किया है मारूफ तजनिगार मीशतदान और दानिश्वर जनाब डॉक्टर इकरामुल हक ने, और हमारे बहुत ही अहम वाइटल इश्यूज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो इस पे हम इंडस्ट्री पे आते हैं और हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री हमारी किस तरीके से वो तबाह हुई है, और उसकी वजह आम तौर पर हम बार बार कह के थक हैं। अब तो ये एक क्लीशे बन गया है कि ये जो IPPs की वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है। कल अगले दिन तो गौहर एजाज साहब का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो यहाँ एप्टमा के चेयरमैन थे, कि उन्होंने कहा भाई मैंने तो ये हट्टी बंद करके कोई और कारोबार कर लिया। एक तो इस पर बात करेंगे। सेकेंडली, एक और भी मैंने जगह देखा था डॉक्टर साहब के ट्रांसपोर्ट जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो किसी मुल्क की तरक्की में कितनी देर से आपकी जो हैं बंदरगाहें हैं या जो जहाँ भी आपका उस वहाँ से फैक्ट्रियों तक सामान पहुँचने का जो एक सिलसिला था, जब ट्रेन थी जिसको हमने सिस्टमेटिकली तबाह किया, और उसके बाद ये इस एक तो मैं इस पे आप पे बात करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद दो और अहम इशूज़ हैं उस पर आऊँगा, मगर इससे पहले इस पर योर टेक जनाब डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। कैसे साहब, देखिए पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी थी उससे गाड़ियाँ चलाई गई, ट्रेन, उससे उनको बेशुमार अच्छी स्पीड भी मिली, और जो हम नकलो हमत की चीज़ों की और मुसाफिरों की भी तेज़ हुई। आप देखिए यूरोप का पूरा मॉडल इसी के ऊपर डेवलप हुआ। मगर हमने क्या किया कि जो लाहौर से हमारी खाने वाल तक बिजली से चली थी उसकी तारें भी बेच गई। अब जब हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे, मगर हमारी पॉलिसीज़ इतनी नाकस रहीं, जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि हम IPPs की तरफ चले गए और हमने फॉसिल फ्यूल्स के साथ जो है अपने अब जो है वो माहौलियात को भी तबाह किया, अपनी एनर्जी के सेक्टर का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, और अब तो अब उनके हाथ में कैप्टिव है। अभी आप देख लीजिए कि 1-2 दिन पहले ही एक IPP ने हमें फिर धमकी दी है कि हम आपके खिलाफ हम आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं। अब ये किसने उनके लिए आर्बिट्रेशन बाहर रखी थी? इंडिया ने ख़त्म की, बाकी ममालिक ने ख़त्म की कि आप कब तक लूटमार करते रहेंगे? अगर आपके खिलाफ कोई मसला है तो यहाँ की अदालतें क्या बिल्कुल बेकार हैं? तो ये तो पूरा मामला ही ऐसे हुआ। अब आपने शुरू में ये भी फरमाया कि पूरा टेक्सटाइल सेक्टर रो रो के ये कहता रहा कि कम से कम आप हमें जो इस एरिया के मुताबिक कंपेटेबल तो टैरिफ दे दीजिए ना, ताकि हम एक्सपोर्ट में उन ममालिक का मुकाबला कर सकें, मगर हमने नहीं किया। नतीजतन देख लीजिए कि अब चाइना और बांग्लादेश और इंडिया इस फील्ड में हमसे कहीं आगे निकल गए हैं। बांग्लादेश, जहाँ हम बहुत कहते हैं जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी तरह बड़ी है, वहाँ तो अभी 57 बिलियन के सिर्फ गारमेंट इस साल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी एक्सपोर्ट 30 के कभी आगे नहीं गई, और वो भी रो दो के फिर वहीं रहती है। इसमें एनर्जी की जो क्राइसिस था उसने बहुत तबाही की, और ये हमारा जो रेल सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था, मगर हमने उसको भी बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया। सर, आपने सोलराइजेशन की बात की है और आपने सरप्लस बिजली की बात की है, सरप्लस पावर की। सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास है, लेकिन मेरे पास सर एक रिपोर्ट पड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि सोलराइजेशन ने बिजली के निज़ाम को बरम कर दिया है, और मुल्क में बिजली की जो मजमूई पैदावार है डॉक्टर साहब, उसमें रिपोर्ट के मुताबिक वो 46,000 मेगावाट है, और 50,000 मेगावाट सलाहियत के सोलर पैनल जो हैं वो दरामद हो चुके हैं। और जो मौसम गर्मा है जिसमें पीक डिमांड होती है वो 30,000 मेगावाट बिजली की पैदावार रही है, और सोलर पैनल्स की पैदावार जो है वो 33,000 मेगावाट रही है। 77% सार्फिन जो हैं वो सोलर इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। सिर्फ 23% जो सार्फिन है उनका इंसार जो है वो नेशनल ग्रिड पर रह गया है, जिसमें घरेलू सार्फिन जो है वो 16,000 मेगावाट, तजारती जो शोबा है 3.73 हज़ार मेगावाट, और सनती शोबा 7,000 मेगावाट, और ज़राई शोबा 5,000 मेगावाट। तो सर क्या बनेगा पावर सेक्टर का, और ये पावर सेक्टर का खमियाजा तो फिर उन 23% को भुगतना पड़ेगा। जाहिर है मियां साहब, देखिए जब एक तरफ अगर हुकूमत खुद रीनेबल की तरफ जाती तो लोगों को अपनी छतों के ऊपर सोलर ना लगाने पड़ते, क्योंकि इतनी महंगी बिजली तो कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और अगर हुकूमत जो है ये फॉसिल फ्यूल्स की तरफ ना जाती तो हम भी बहुत सस्ती बिजली हुकूमती सतह पर भी बना रहे होते और वहाँ से लोगों को दे रहे होते। हमने ना हाइड्रो की तरफ तवज्जो दी, ना इस तरफ दी, और ये IPPs के चक्कर में हम अपनी सारी जो सलाहियतें थी वो खो बैठे। आखिर इससे पहले भी तो हम बिजली जो थी वो बड़े बड़े डैम से ले ही रहे थे, और बड़ा जोर भी था, और IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी शुरू में कहा कि जी अब तो रिन्यूएबल की तरफ जानी चाहिए, और फिर वर्ल्ड बैंक ने हमें ये फॉसिल फ्यूल्स वाले IPPs का हमारे हाथ में थमा दिए, जिससे अब तक जान छुड़ाना मुश्किल है। वो इतनी महंगी बिजली है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर एक तरफ तो ये है, दूसरी जानिब जो है वो सोलर पर अब क्रैकडाउन करने का जो है फैसला किया गया है कि सोलराइजेशन को खत्म किया जाए,
या हौसला शिकनी की जाए, तो एक तरफ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, दूसरी जानब जो है वो IPPs का अंबार, इतनी बड़ी हमारी वो सलाहियत बन गई है और एक ह्यूज किस्म का जहाज़ है जो कि किसी भी वक्त जो है वो डूब सकता है। तो इस पर क्या आप रहनुमाई करेंगे कि आप सोलराइजेशन को अगर ये ख़त्म करते हैं तो फिर एक नया बहरान आ जाएगा? दूसरा सर, सोने की कीमतें जो है रोज बरोज कम हो रही हैं, और जो मुलाकात हुई है सदर ट्रंप की और शी जिनपिंग की, इससे कहा जा रहा है कि सोना मजीद सस्ता होगा। कहां तक देखिए, ये तो अब वैसे भी फ्यूचर के जो हल थे वो तो रिन्यूएबल की तरफ ही थे, ना कि बड़े बड़े डैम्स की तरफ थे और बड़ी बड़ी जो थी वो फॉसिल फ्यूल्स के प्लांट्स की तरफ थी, क्योंकि तो माहौलियात के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होते हैं। हमारा रुख जो था गवर्नमेंट्स का अगर इस तरफ रहता और हम कोल के पावर प्लांट्स ना लगाते और उसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते तो हमारे लिए भी मुश्किलात ना होती। अब हुकूमत ने ये सारी मुसीबतें तो अपने लिए खूब खड़ी की हैं। LNG का ही आप देख लीजिए कि उसमें अब हमें कितना बड़ा सर्कुलर डेट का सामना है। 50 साल के 30 साल के हमने ऐसे एग्रीमेंट कर लिए जो कि तेल की कीमतों के साथ रिलेटेड थे, जिसका कोई जवाब नहीं बनता था। तो ये सारा मामला तो हुकूमत का अपना किया धरा है। अब वो लोगों पे तो इल्जाम नहीं दे सकते कि जो उन्होंने अपना पैसा लगाकर अपने लिए जो खुद बिजली पैदा कर ली। अब ये तो बिल्कुल ही नाजायज बात होगी कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और वो अपने लिए खुद सेल्फ सफिशिएंट हुए, आप उनको पीनलाइज करें। तो हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करें और कम से कम अगर वो एफिशिएंटली ये सारी चीज़ों को कम डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर करें तो फिर हो सकता है कि हम, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि वो बड़ी बड़ी सनतें जो हैं, अगर हम और इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, हम अपनी ट्रेन सारी इलेक्ट्रिफिकेशन पे ले जाएं तो हम एक मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ भी जा सकते हैं। क्या बनने जा रहा है जो मसला ये भी सोने से पहले और एक तो हमने लिखा एक्सपोर्ट के, मैं आई एम जस्ट टेकिंग अ क्यू फ्रॉम योर आर्टिकल विच यू को-ऑथर्ड विद अब्बासी साहब। मैंने एक फिगर निकाली है और मैं चाहता हूँ उस पर आप कमेंट करें कि वो ये थी कि जिसमें आपने लिखा कि भाई वो हमारा सोशल सेक्टर तबाह क्यों है। तो मैंने लैंडसेट की फिगर निकाली डॉक्टर साहब कि अगर हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी जिसका मतलब यह है कि हम हर आदमी को अगर इलाज देना चाहते हैं फ्री में 24-25 करोड़ को, तो लैंडसेट के मुताबिक और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये तकरीबन कुछ 1.25 ट्रिलियन 125-30 बिलियन रुपीस बनते हैं। और इट इज एक्विवेलेंट टू अमाउंट दैट वी बोरोड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स टू पे देम। यानी ये अगर इसका आप देखें कि इस पैसे से 25 करोड़ लोगों को फ्री हेल्थ हम दे सकते हैं जो हम इन चोर चक्कों के हवाले कर देते हैं 2 नंबर, यानी नोबडी टॉक्स अबाउट इट। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए, ये एक तरफ तो हम बिला जवाब उनको पैसे दिए चले जा रहे हैं, कोई उसका ऑडिट नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी उसके ऊपर निज़ाम नहीं है। पहली दफ़ा भी ये ऑडिटर जनरल की टीम ने एतराज़ लगाया था, आप शायद ना लगाए, मगर एक ज़माना था कि इसकी रेजिस्टेंस की गई। वो जब आते हैं वो ले लेते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात देखिए कि मैं और आप इसको कितने साल 3.34 जो यूनिट रुपीज़ पर यूनिट पे करते रहे। हमारा क्या कसूर था? हमने तो अपने बिल डिलीजेंटली पे किए हैं ना। तो आप सबको पीनलाइज कर रहे हैं और इन लोगों को आप जो है वो पैसे दिए चले जा रहे हैं और इसका हमें मकरूज किए चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी ही गलत पॉलिसीज है। देखिए, जब तक हम इनके साथ जो है वो डील नहीं करेंगे और ये बात खत्म नहीं करेंगे कि ये रियासत को कम से कम जो बुनियादी सहूलियत है जिंदगी की, जिसमें राइट टू लाइफ में एजुकेशन और हेल्थ आती है। डॉक्टर साहब, 2 बड़े अहम इश्यूज हैं, वक्त कम है, आपकी रहनुमाई चाहूंगा। एक तो पाकिस्तान ने अमेरिकी तेल की जो है वो दरामद कर लिया है और 10 लाख बैरल का हवाई जहाज जो है वो बहरी जहाज पाकिस्तान में आ चुका है। ये तेल हमें सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा? दूसरा सर, सोना रोज बरोज सस्ता हो रहा है। ये जो मुलाकात हुई है सबसे बड़ी, इसमें सोना मजीद सस्ता हो सकता है? देखिए मेरे साहब, जब भी आप क्रूड ऑयल जहां से भी लेंगे, आपकी रिफाइनरी की कैपेसिटी उस तरह की है नहीं कि आप उसको री एक्सपोर्ट कर सके। जैसे इंडिया ने करके बहुत पैसा कमाया, उन्होंने रशिया से और ईरान से सस्ता तेल लिया। हमें तो तेल हमेशा उसी प्राइस पे पड़ेगा जिस प्राइस पे हम इम्पोर्ट करते हैं, और वो अब अफोर्डेबल नहीं है। जहाँ तक आपका ये फरमाना है कि इससे हमारी मईशत कुछ बेहतर हो जाए और सोना सस्ता हो जाए, ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम मुसलसल इन्फ्लेशन का शिकार रहेंगे। अब जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद है और सूरत हाल सैलाब के पैदा हुई है, हुकूमत खुद मान रही है कि अब तो जो हमारी इन्फ्लेशन है वो आने वाले महीनों में। लेकिन सर, ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है, इसमें ये उम्मीद की जा रही है कि आलमी सतह पर सोने की कीमतें कम होंगी। तो क्या ये कम होती हुई नजर आ रही हैं? जी, इसमें अभी तो पाकिस्तान में तो ज्यादा स्पेकुलेटिवली ऊपर गई थी, दुनिया में इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानियों को जब ये मसला होता है तो वो
अपनी उसको डिवैल्यूएशन से बचने के लिए वो या तो सोना खरीद लेते हैं या डॉलर खरीद कर रख लेते हैं, मगर उसका बहुत थोड़ा फर्क पड़ेगा भी इन बातों से भी जो इस वक्त शी की और ट्रम्प की मुलाकात हुई है। कुछ अरसा तक दुनिया में जो अनसर्टिनिटी है, लेकिन सर लोगों के बड़े सवालात हैं। वो कहते हैं कि सोना कितना सस्ता होगा, क्योंकि 14-14 हज़ार रुपये पर डे कीमत कम हो रही है, तो हो सकता है, और ये कहा जा रहा है कि शायद 1 लाख रुपए तक जो है वो सस्ता हो जाए, क्योंकि लोग बड़े इसमें परेशान हैं और फिक्रमंद भी हैं। ये सही फरमाया आपने। जो स्पेकुलेटिवली प्राइस ऊपर गई थी वो तो करेक्शन आ जाएगी, मगर अगर हम समझे कि ये आज से 10 साल पुरानी सतह पे आ जाए तो वो तो नहीं अब होने लगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन दुनिया में इतनी हाई हुई है उसके बाद वो प्राइसेस तो वापस नहीं आए। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली ये फरमाइएगा कि ये जो शी जिनपिंग और उसकी मुलाकात हुई है, आपने देखा है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी आपस में? शी जिनपिंग तो ऐसे लग रहा था जैसे एक बिल्कुल अहनी या एक जो डिप्लोमेट्स होते हैं या दुनिया के जो स्टेट्समैन होते हैं, और ये मौसूफ ऐसे लग रहे थे, कभी मुस्कुरा रहे थे, कभी हाथ पकड़ रहे थे। तो हाउ यू लुक एट इट, इन दो लीडर्स को आप कैसे देखते हैं? जी, स्ट्रेट वॉर में तो चाइना ने साबित कर दिया है कि वो बिल्कुल भी अमेरिका से मरगूब नहीं है, बल्कि इसका नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ही हुआ है। और आपने देखा कि रेयर अर्थ की जो सप्लाई चेन थी उसके ऊपर चीन ने कितने खूबसूरत तरीके से उसको जो था अपने काबू में किया। और दूसरी ट्रेड भी अब उन्हें कोई इससे बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब।